एक जोड़ी गुस्साए हुए सैनिक अचानक प्रकट हुए। उनकी मुद्रा देखकर यह स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य बंधकों को बचाना नहीं है। लोग तुरंत दिशा बदलकर जल्दबाजी में पनडुब्बी की ओर लौटने लगे। सैनिक मछली पकड़ने वाली नाव पर तेजी से पीछा कर रहे थे और अधिकारी बेचैनी में परेशान हो गया क्योंकि नॉटिलस पनडुब्बी का टरबाइन इंजन अभी तक ठीक नहीं हुआ था। जब लिक पनडुब्बी पर वापस आया तो वह जल्दी से मशीन कक्ष में पहुंचा। उसने एक तार को बिजली के सर्किट से खींच लिया, जिससे पता चला कि उसने भागने के लिए पनडुब्बी के सिस्टम में छेड़छाड़ की थी। मो को उसे डांटने का समय नहीं मिला क्योंकि सैनिक पहले ही पनडुब्बी पर चढ़ने लगे थे। ऐसे में अंतिम क्षणों में मूंछों वाले व्यक्ति ने बंदूक की नली को पकड़ लिया और लिक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पनडुब्बी पानी में डूब गई और एक बार फिर वे ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे से बच निकले और उसने सभी को कप्तान के कक्ष में बुलाया। उसने कहा कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति चुरा ली है और अब वे सभी एक ही नाव पर सवार हैं। उन्हें एकजुट रहना होगा, नहीं तो कोई भी कंपनी के कठोर दंड से बच नहीं पाएगा। इस बीच कप्तान निमो ने लिक को चेतावनी दी कि यदि उसने पनडुब्बी में दोबारा कोई तोड़फोड़ की तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्पाती युद्धपोत वुसेवियर मुंबई के बंदरगाह से निकल चुका था। इस यात्रा में लिक का मंगेतर भी शामिल था, जो अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आया था, यह जाने बिना कि वह उसे लगभग भूल चुकी है। लिक का ध्यान अब पूरी तरह से इस पनडुब्बी की तकनीक में लग गया था। उसने इंजीनियर से जाना कि नॉटिलस समुद्री जल के विभाजन और प्रसंस्करण से लगातार बिजली उत्पन्न कर सकती है, जिससे वह सिद्धांत रूप में बिना किसी ईंधन के लंबे समय तक समुद्र में चल सकती है। इंजीनियर ने मूल रूप से इस पनडुब्बी को समुद्री खोज के उद्देश्य से डिजाइन किया था। निमो ने पनडुब्बी को एक युद्ध मशीन में बदल दिया था और यही कारण था कि वह इसके साथ भाग निकला। एक समय की बात है जब एक व्हेल शिकारी जहाज को देखा गया। शिकारी एक बड़ी माँ व्हेल को पकड़ने के लिए उसके बच्चे को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। चालक दल के सदस्यों के मन में दया आई और वे उसे बचाने का विचार करने लगे, लेकिन निमो ने पहले इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। यह सुनकर निमो को अपनी बेटी की याद आ गई और उसने तुरंत पनडुब्बी को सतह पर लाने का आदेश दिया। तभी निमो ने एक साहसिक छलांग लगाई और माँ व्हेल की पीठ पर कूद गया। अपने हाथों से रस्सी काट दी। चालक दल ने सोचा कि माँ व्हेल सुरक्षित है। निमो ने अनायास ही एक सुनहरा कंगन निकालकर फेंक दिया। वह कंगन वजन में थोड़ा भारी था, लेकिन उसने अंततः बच्चे को छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि कंगन का इतिहास महत्वपूर्ण था। वह कंगन निमो के एक साथी का पिता का स्मृति चिन्ह था। जब निमो को यह पता चला तो उसे पछतावा हुआ और उसने वादा किया कि वह इस गलती को कभी ठीक करेगा। इस घटना के बाद चालक दल ने धीरे धीरे निमो पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। दूरबीन से देखने पर चालक दल ने एक दुश्मन युद्धपोत की उपस्थिति देखी। जैसे ही चालक दल घबरा गया, निमो ने सभी को आश्वस्त किया कि वह उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के हमलों से बचाएगा और समुद्र के नीचे छिपे खजाने तक ले जाएगा। सबको शांत रहना था और पनडुब्बी को गहराई में ले जाना था, लेकिन दुश्मन पोत पर अत्याधुनिक सोनार उपकरण था, जिससे बचने के लिए निमो ने इंजन बंद कर दिया। सभी चालक दल के सदस्य सांस रोककर बैठे थे, लेकिन पनडुब्बी में मौजूद एक छोटे कुत्ते के भौंकने से उनका छिपा रहना असंभव हो गया। बिना किसी परवाह के पास खड़े विरोध कर रहे अपने अनजान मंगेतर को नजरअंदाज करते हुए कई नाविक हरकत में आ गए। तोप के गोले एक के बाद एक समुद्र में गिरने लगे। तोते के आकार वाले जहाज पैरेट शिप में भयंकर हलचल शुरू हो गई। कप्तान मोर ने ऊंचाई कम करने का आदेश दिया। इनविंसिबल जहाज पर भी कुछ माहिर लोग थे जो विस्फोट की आवाज से यह अंदाजा लगा सकते थे कि निशाना सही लगा या नहीं। अब उनके पास इस आपदा से बचने का कोई रास्ता नहीं था, बस भाग्य का सहारा लेना था। सौभाग्य से आखिरी बम जहाज के ऊपर से महज 10 मीटर की दूरी पर फटा। बच जाने के बाद सभी नाविकों ने राहत की सांस ली और अभी अभी अपनी दृष्टि खिड़की खोली थी, तभी एक विशालकाय पतली लंबी आकृति सामने आ गई। अब शुरू होती है समुद्र के नीचे की रोमांचक और अद्भुत यात्रा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया अगला भाग देखना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। यहाँ पर एक विशालकाय ऑक्टोपस पनडुब्बी के मुकाबले में है और मछलियां पूरी ताकत से मदद कर रही हैं। जिस व्हेल मादा को उसने कभी बचाया था अचानक प्रकट हो जाती है और ऑक्टोपस के एक टेंटकल को अपने मुंह से पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों के बीच शक्ति का खींचतान चलने लगता है। अंत में व्हेल टेंटकल को फाड़ देती है, जिससे ऑक्टोपस को दर्द होता है और वह भागने पर मजबूर हो जाता है। चालक दल ने राहत की सांस ली। बाहर वे उस व्हेल को अपने बच्चे के साथ देखते हैं। यहाँ तक कि नीमो भी इस दृश्य से प्रभावित होता है और कहता है कि सभी जीवों में आत्मा होती है। हालांकि ऑक्टोपस के खतरे को टालने के बावजूद कोई भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं कि वो वेहाव अभी भी सतह पर नजरें गड़ाए हुए हैं। इससे पहले कि समुद्री लड़ाई का असर हो, यंत्रागार में बिना बारूद के कई तोप के गोले थे। उसने अपने स्थल से कसम खाकर बाहर कदम रखा और शोरगुल से वो वेहाव का ध्यान भटकाने में सफल रहा। इस बीच ओल्ड्रो जहाज विपरीत दिशा में निकल भागता है। सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने के बाद नीमो को अचानक कुछ याद आता है और वे एक कमरे की ओर बढ़ते हैं। वहां जाकर उन्हें एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाही छिपा हुआ मिलता है। वह आदमी भी दुर्भाग्यशाली था। नीमो द्वारा जहाज पर कब्जा करते समय वह किसी ने बेहोश कर दिया था। नीमो उसे संदेह की दृष्टि से देखता है और कहता है कि पहले उसे पकड़ लिया जाए और फिर किनारे पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। उस समय के सूर्य न अस्त होने वाले साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश बंदरगाहों में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं का मुख्य अड्डा होता था। हालांकि इंडोनेशिया के कुछ बंदरगाह उन कुछ स्थानों में से थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। जैसे ही उसने आदेश दिया, वुलरो ने पूरी गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गंतव्य पर पहुंचकर पनडुब्बी को गहरे समुद्र में रोका गया और लोग छोटी नाव से इंडोनेशिया के बंदरगाह की ओर बढ़े।
वे सोच रहे थे कि उनका आगमन गुप्त रहेगा, लेकिन इंडोनेशिया के गवर्नर पहले से ही उनके इंतजार में थे। गवर्नर ने निमो के पिता को भी पहचान लिया और सभी को अपने बंगले में ठहरने का निमंत्रण दिया। आवश्यक सामग्री एकत्र करने में समय लगना था, तो निमो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को बंदरगाह पर नजरबंद कर दिया। गवर्नर ने नाराजगी जताई और आदेश दिया कि पहले उन सैनिकों को जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद गवर्नर ने निमो को बैठक कक्ष में बुलाया और उसके पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने निमो के पिता की बड़ी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जो कि निमो को विरासत में मिलनी चाहिए थी। संयोग से गवर्नर को भी अंग्रेजों से नफरत थी और उन्होंने निमो को गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। निमो यह सुनकर कुछ पल के लिए चकित रह गया। उसने सोचते हुए वापस बैठक कक्ष में कदम रखा और चुपचाप तस्वीर को रख लिया ताकि किसी समय इसकी पुष्टि कर सके। अनजाने में ही उसने देखा कि एक टेलीग्राम आया है, जिसमें पता चला कि गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी से गुप्त संपर्क में है। कुछ अंग्रेजों ने निमो को पकड़ने के लिए 10,000 पाउंड का इनाम रखा था। कोई भी इस तरह का मौका गंवाना नहीं चाहता था और निमो को जेल में डाल दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह सैनिक गवर्नर द्वारा रिहा कर दिया गया। एक समय में तहखाने में अचानक एक समूह दिखा जिसमें फटे पुराने कपड़े पहने बच्चे थे। वे हमेशा वहां कोयला खोदने में लगे रहते थे। अपनी मर्जी से उसने उन बच्चों को बाहर की मेज पर खाने के लिए ले आया, जिससे पास खड़े मिलिशिया के लोग हैरान रह गए क्योंकि वे सभी बच्चे उन्हीं के थे। एक मेज के सामने यह देख बगल में खड़े मिलिशिया स्तब्ध रह गए क्योंकि ये लोग उनके अपने बच्चे थे। गवर्नर को इसका पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया क्योंकि गुलामों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद नहीं लेना चाहिए। उसने मिलिशिया को आदेश दिया कि वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाए। सिपाही अली से यह देखा नहीं गया और उसने मिलिशिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। गवर्नर ने स्थिति को गंभीर होते देख अपनी विशेष सेना को बुला लिया। जल्द ही दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इंजीनियर डॉक्टर आरोन इस बात से अनजान थे कि बाहर युद्ध शुरू हो चुका है। वह पुस्तकालय में गलती से अटलांटिस के बारे में एक पुरानी किताब का पता लगा लेते हैं। इंजीनियर उत्साहित होकर लगभग रो पड़ते हैं क्योंकि यह सभी खोजकर्ताओं का सपना था। उन्होंने बिना देर किए किताब को एक थैले में रखा ताकि तोते के जहाज पैरेट पर वापस ले जाकर उसे आराम से पढ़ सके। जेल में बंद नीमो ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक सैनिक अंदर आ रहा था जिसके हाथ में जेल की चाबी थी। वह वही सैनिक था जिसने पहले चुपके से चाबी हासिल की थी और अब नीमो को दे रहा था। कुछ समय बाद बाहर की लड़ाई मिलिशिया की जीत के साथ समाप्त हुई। सैनिक अली ने साथियों के साथ गवर्नर भवन पर हमला करने की योजना बनाई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी को टेलीग्राम भेज रहा था। यह कहानी इस प्रकार है। वह नेमो का विश्वास जीतकर पेरोट्रो जहाज में शामिल होना चाहता था। अफसोस अली को यह बहुत देर से पता चला। इस समय नेमो अपने साथियों के साथ बंदरगाह पर लौट चुका था। वहां इतनी अव्यवस्था थी कि जुटाई गई सारी सामग्रियां नष्ट हो गई थीं। जैसे ही वे जहाज पर चढ़ने लगे, उन्होंने देखा कि अली अभी भी नहीं आया था, तो उसने उस ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को देखा। इस समय गवर्नर को मिलिशिया द्वारा स्वागत कक्ष में घेर लिया गया था। नेमो को यह नहीं पता था कि वहाँ एक गुप्त कमरा भी था। उन्होंने अली को मरने से पहले ही देख लिया और रास्ते में उसे खींचकर अंदर ले गए। नेमो अब अली की चिंता नहीं कर सकता था क्योंकि वो वेइहाओ ने उन्हें बंदरगाह पर घेर लिया था। इतना ही नहीं, जहाज के नीचे से एक तोप वाला कांच का केबिन भी बाहर निकल आया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें गोली और पनडुब्बी एकदम पास से गुजरी। डॉक्टर लोंग को एहसास हुआ कि यह दुश्मन का चेतावनी संकेत था। एक ही गोला सीधा निशाना साध सकता था। नेमो शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसने चालक दल को इंजन चालू करने का आदेश दिया, जबकि नेशा ने दृश्यता को बाधित करने के लिए प्रयास किया। सामने खड़े सैनिक ने एक बड़ी छलांग लगाई। वह अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि एक आदमी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और बर्बरता से शीशा तोड़ दिया। बड़े बल के कारण निमो को समुद्र की गहराई में धकेल दिया गया। जब नाविकों ने गोताखोर के पोशाक में पहने हुए निमो को बाहर निकाला, इस समय इंडोनेशियाई बंदरगाह के गवर्नर ने नाविक अली के साथ निर्भीक जहाज पर भागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्हें 5 दरदरवा की जानकारी हुई, वे फिर से भाग गए। मूंछ वाले ने अपनी प्रतिशोध में गवर्नर को एक वार में खत्म कर दिया। अचेत अली में कुछ उपयोग की संभावना थी। नाविकों ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया और विशेष रूप से एक निर्जन द्वीप पर जाकर सामान इकट्ठा किया। वहां फलों से भरे पेड़ों को देखकर एक परिवार ने खुश होकर आवाज लगाई, लेकिन उनके साथ गया कुत्ता अनजाने में एक पौधे से निकलने वाले पराग कणों को सूंघकर खतरे में पड़ गया, जो जहाज के लिए नई मुसीबत लेकर आने वाला था। लड़का काला खेल में मग्न था और उसने गलती से एक काले केकड़े को पत्थर समझ लिया। इस नासमझी के कारण केकड़े की मां ने बदला लेने का निर्णय लिया। हाथ से भी बड़ी चिमटी देखकर लड़का हैरान होकर पीछे हटने लगा और तभी उसे रस्सी से टकराना पड़ा। तभी उन्होंने पाया मौका बनाकर मुंह तैयार हो रहा था। यदि आपको आगे अनुवाद की आवश्यकता हो या इस सामग्री में कुछ बदलाव चाहिए तो कृपया बताएं। उनके साथी को राक्षस को चढ़ावे के रूप में दिया गया ताकि मीठा पानी मिल सके। खतरे की घंटी बजते ही मुखिया की आंखों में चमक आई और उसने साथी की रस्सी काट दी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति द्वीप पर आता तो उसे बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जब सैनिक जोश में आकर जाल की ओर दौड़े तो नेमो और उसके साथी चमत्कारिक रूप से बच गए। उन्हें बचाने वाली थी द्वीप पर रहने वाली एनी। उसने संकेत दिया कि सबको जल्दी से उसके पीछे चलना चाहिए। जैसे ही वे चट्टान पर चढ़े, उन्होंने सैनिकों को जाल में फंसते हुए देखा। एनी सभी को पेड़ की गुफा से ले गई। नेमो का पैर अचानक फिसल गया, जिससे सभी चुप हो गए। तभी एक रंग बिरंगी मकड़ी ऊपर चढ़ाई, जिसे नेमो ने पकड़कर पेड़ की गुफा से बाहर फेंक दिया। वह मकड़ी सैनिक के सिर पर जा गिरी। लोगों ने मौका पाकर
गुफा से आगे बढ़ना जारी रखा और जल्द ही एनी के निवास स्थान पर पहुंच गए। वहां ताजे सब्जियों के साथ एक स्वनिर्मित पानी शुद्ध करने की व्यवस्था भी थी। नेमो का मन उमड़ उठा, क्या यही वह व्यक्ति नहीं है जिसकी तोते रोहो को जरूरत है। उसने एनी को जल्दी से उनके साथ द्वीप छोड़ने का निमंत्रण दिया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देती एक और घटना हुई जब एक सांप का सामना अचानक हो गया। घबराहट में पेड़ से गिर गया। सौभाग्य से उसे खोज रहे सैनिक वहां पहुंच गए। उसने अपने साथियों को धोखा नहीं दिया और कहा कि वह समुद्री दुर्घटना के बाद इस निर्जन द्वीप पर आ गया। सैनिक थोड़ा निराश हुए, लेकिन उन्हें लगा कि छोटी चीजें भी काम की होती हैं, इसलिए उन्होंने काले लड़के को जिले के मुख्यालय ले जाने का निर्णय किया। यात्री फिर से झील के किनारे पहुंच गए। दक्षिणी हवा ने उन्हें झील के बीच की ओर धकेल दिया और सूरज की किरणें सींग के साथ गूंज उठीं। जब वे बेचैनी से राक्षस के आने का इंतजार कर रहे थे तो मो और लैली जल्दी से वहां पहुंचे। कई वर्षों से द्वीप पर रह रहे सैनिक विपरीत लिंग को देखकर लालायित हो गए। लैली ने अपनी रणनीति का उपयोग किया, रस्सी ने को बचा लिया। सैनिकों ने महसूस किया कि गंभीर स्थिति में मो ने भी सच का सामना करने का निर्णय लिया। थोड़े समय के लिए टकराव हुआ और फिर झील की सतह पर बुलबुले उठने लगे। सैनिक एक एक कर घुटने टेककर जमीन पर बैठ गए। आखिरकार जिस राक्षस की बात हो रही थी वह सामने आया। मो ने भी वही किया। लैली ने भी तुरंत घुटने टेक दिए। वर्षों से इन सैनिकों ने देखा कि राक्षस को कई बार बलि चढ़ाई गई है। अचानक राक्षस ने उसे निगल लिया। तभी एक स्थानीय बम वहां से फिसल कर आया। यहाँ एनी मदद के लिए आई थी। आग की लपटें जिन्हें वे नहीं चाहते थे कि उठें ने राक्षस को उत्तेजित कर दिया और वह सीधा नीमो और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगा। लोग तेजी से भागे, पर चट्टानों के पीछे छिपना आसान नहीं था। तभी एक सैनिक की उपस्थिति ने राक्षस का ध्यान भटकाया। नीमो और उसके साथी इस मौके का फायदा उठाकर किनारे की ओर भागे। जैसे ही वे पनडुब्बी पर चढ़े उन्होंने देखा कि राक्षस जंगल से सिर निकाल रहा था। उसकी पूरी आकृति देखकर वे पहचान गए कि वह वास्तव में एक विशालकाय अबलोन समुद्री घोंघा था। फिर वह अचानक समुद्र में कूद गया। चालक दल के सदस्य घबराकर पनडुब्बी के अंदर भाग गए। एनी ने थोड़ी देर तक हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ। वे यह देखकर डर गए कि नॉटिलस पनडुब्बी नियंत्रण खो चुकी थी। उस विशाल मछली ने अपने शरीर से पनडुब्बी को कसकर पकड़ रखा था। वह राक्षस बिजली के झटके दे सकता था। इतने खतरनाक समुद्री राक्षस से निपटने के लिए नीमो और उसके चालक दल को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड में बने रहें।